हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेईई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आज हम बात करेंगे आपके एक ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट की जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके प्लास्टिक एनालिसिस की। वैसे तो एसएससी जेईई में प्लास्टिक एनालिसिस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किया गया है उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर वन बाई वन कवर करेंगे और इसको हम एक ही पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कब पूछा गया था सर आपसे, एसएससी जेईई 2005 के अंदर पूछा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस बोल रहा है द शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज इक्वल टू। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो शेप फैक्टर है ये क्या है सर, क्लियर है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ये एग्जाम पॉइंट जो मैं लिखाता हूँ कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्प करेंगे और आपका यहाँ से क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, प्रॉपर्ली रिवाइज्ड होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि जो सर शेप फैक्टर होता है, शेप फैक्टर को मैं लिखता हूँ, पूरा लिख रहा हूँ भाई यहाँ पर। शेप फैक्टर को आप यहाँ पर एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शेप फैक्टर क्या होता है सर? इट इज द रेशो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट MP ओवर MY। ये क्या हो सकता है आपके पास? MP ओवर MY हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं MP की बात करता हूँ तो MP क्या है सर आपके पास? प्लास्टिक मूवमेंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर आप, दैट इज प्लास्टिक मूवमेंट। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं सर आपके MY की, तो MY क्या है सर आपके पास? दैट इज यील्ड मूवमेंट है। क्या है सर? यील्ड मूवमेंट है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके प्लास्टिक मूवमेंट की, किसकी डिस्कस करेंगे यहाँ पर? प्लास्टिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टिक मूवमेंट जो आपका MP है, तो इसको लिख सकते हैं हम, इट इज द, क्या होता है सर आपके पास? यील्ड स्ट्रेस, YEILD, यील्ड स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। क्या लिख सकते हैं हम? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी किसकी सर, आपके यील्ड स्ट्रेस की, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा सर? आपका FY से। और अगर मैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की बात करता हूं तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा सर? आपका ZP से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर MP को लिखना चाहूँ तो MP क्या हो जाएगा आपके पास? FY इंटू ZP हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके इलास्टिक मूवमेंट, यील्ड मूवमेंट। किसकी बात करेंगे सर? यील्ड मूवमेंट की बात करते हैं। तो यील्ड मूवमेंट क्या होता है आपके पास? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MY से। तो ये भी हो गया आपके पास, दैट इज यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस की जगह आप वर्किंग स्ट्रेस भी ले सकते हैं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस इनटू प्लास्टिक की जगह इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताऊं तो आपके पास यील्ड स्ट्रेस क्या हो गया सर? FY हो गया है, और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या हो गया सर? ZE हो गया है। तो अगर मैं इसको भी लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा MY इज इक्वल टू FY इंटू ZE हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल यही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो शेप फैक्टर है वो MP बाई MY है। तो MP को क्या लिख सकता हूँ सर मैं लिख सकता हूँ FY इंटू ZP लिख सकता हूँ। अब जब बात करेंगे हम यील्ड मूवमेंट की, तो यील्ड मूवमेंट में आप क्या लिख सकते थे? यील्ड स्ट्रेस की जगह आप वर्किंग स्ट्रेस कह सकते थे? नहीं। आज क्या है आपके पास? एक ही सेक्शन है, और जब एक ही सेक्शन है तो उस सेक्शन में जो आपका यील्ड स्ट्रेस रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? आपका FY इंटू ZE हो जाएगा। FY से FY कैंसल, तो इट इज आल्सो नोन एज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी बोला जाता है। क्लियर है? इतना आपको क्या हो गया है सर? क्लियर हो गया है सारा का सारा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि जो शेप फैक्टर होगा आपका, वो किसका फंक्शन होगा? वो फंक्शन होगा आपके पास सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शंस का एंड आपके शेप का। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जो सर हमारे पास शेप फैक्टर होगा, शेप फैक्टर इट इज द फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन होगा? इट इज द फंक्शन ऑफ
इट इज द फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन होगा आपके पास, ये फंक्शन होगा आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन का फंक्शन होगा, और साथ में आपके पास उनका शेप क्या है उसका होगा। क्लियर है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सर आपका शेप फैक्टर होगा, क्या होगा सर, जो शेप फैक्टर होगा वो क्या होगा सर आपके पास, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। शेप फैक्टर आपका हमेशा 1 से क्या होगा सर, ज्यादा ही होगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हो सकता है कि जो शेप फैक्टर होता है वो क्या होता है सर आपके पास, नॉन डायमेंशनल होता है। क्लियर है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बट आज किसका पूछा गया सर, आपका रेक्टेंगुलर सेक्शंस का। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर कितना होता है सर आपके पास, 1.5 होता है। बट हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैं टेबल भी बताऊंगा आपको, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक कोई सेक्शंस है, और इस सेक्शंस की कुछ ना कुछ आपके पास क्या है, डेप्थ भी होगी सर उसकी, और कुछ आपके पास ये विड्थ भी होगी। क्लियर है। अब इस सेक्शंस को, इस रेक्टेंगुलर सेक्शंस को जब हम दो एक्सिस में डिवाइड करते हैं तो उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो कि आपके क्रॉस सेक्शंस को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। क्लियर है। यहाँ पे इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या करती है सर, मीट करती है। यहाँ पे एज ए कंप्रेशन स्ट्रेसेस और एज ए टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या होती है सर, 0 होती है। तो ये मेरे पास क्या हो गया सर, न्यूट्रल एक्सिस हो गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया सर डी हो गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे पास सर ये कंप्रेशन है, बिल्कुल है सर, और ये मेरे पास टेंशन है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके वाईमैक्स डिस्टेंस की, तो वाईमैक्स तो बात की बात है, पहले आप देख लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं सर, शेप फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर शेप फैक्टर क्या होता है आपके पास, सर शेप फैक्टर होता है इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट टू द यील्ड मूवमेंट होता है, और इसी को मैं बोल सकता हूँ ZP/ZE बोल सकता हूँ। बट जब हम सर ZP की बात करते हैं तो ZP क्या होता है सर आपके पास, A/2 Y1 बार प्लस Y2 बार बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं समीशन ऑफ AI YI हो जाएगा। क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं ZE की तो आपके पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाय Ymax होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, आपका Ymax फाइंड आउट करूंगा। तो Ymax क्या हो जाएगा सर आपका, ये वाला डिस्टेंस आपका कहलाएगा Ymax। अगर ये टोटल आपका क्या है सर, ये आपका D है, तो ये Ymax कितना हो जाएगा सर आपके पास, सर Ymax हो जाएगा मेरे पास D/2 हो जाएगा। अब ये आपका क्या है, कंप्रेशन जोन है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका टेंशन जोन है। अब कुछ ना कुछ सर यहाँ पे कंप्रेशन जोन का क्या होगा आपके पास, कुछ CG होगा, तो इसका CG सर कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ आपके टेंशन जोन की, तो टेंशन जोन का CG भी कुछ यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा ना, सही सर। अब देखिएगा, अगर सर मैं इसका Ymax निकालूं तो D/2 होता है, बट अगर मैं इस कंप्रेशन का CG निकालना चाहूं, जिसको मैं Y1 बार बोल देता हूं और इसको मैं Y2 बार बोल देता हूं, तो उसका CG क्या हो जाएगा, कंप्रेशन का CG क्या हो जाएगा, इस D/2 का आधा हो जाएगा। तो D/2 का आधा कितना आ जाएगा, D/4 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं सर यहाँ पर दैट इज D/4, इसका भी आधा हो गया सर यहाँ पर, क्योंकि सिमेट्रिक सेक्शन है तो D/4 हो गया है। क्लियर, इतना आपका हो गया है। अब यहाँ पे सर मैं Ymax मैंने कैलकुलेट कर दिया है, बिल्कुल सही। तो Ymax मेरे पास कितना आ गया सर, यहाँ पर Ymax आ गया सर मेरे पास दैट इज D/2 आ गया है। क्लियर है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है INA न्यूट्रल एक्सिस। तो INA क्या हो जाएगा मेरे पास, न्यूट्रल एक्सिस NA वो हो जाएगा सर मेरे पास रेक्टेंगुलर सेक्शंस का BDQ बाई कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। ठीक है। जिस एक्सिस को कट करेगा, ये क्या कर रहा है, डी को कट कर रहा है, उसका क्या कर देना हमने, क्यूब कर देना है। हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाला है, वाई एक्सिस के लॉन्ग में किसका कट होगा, सिर्फ आपका बी का कट होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। हमने तो इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके किसकी, ये भी हमने निकाल दिया है, Ymax भी निकाल दिया है। तो अब हम निकाल सकते हैं ZE। तो ZE क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा न्यूट्रल एक्सिस कितना है सर हमारे पास, ये है सर BDQ/12 आया।
ठीक है, ये वाई मैक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ऊपर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 2/d हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। d से d कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 12 गया, यहाँ पे कितना आ गया सर आपके पास, ये हो जाएगा bd²/6 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि ये काम कंप्लीट। दूसरा काम है ZP कैलकुलेट करना। तो ZP जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया क्या आएगा, एरिया पूरा रेक्टेंगुलर का एरिया क्या आएगा सर, b × d आ जाएगा, बिल्कुल। बट इसका आधा भी कर दो सर, तो ये हो जाएगा सर BD/2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है y1 बार, तो y1 बार कितना है सर आपके पास, d/4 + d/4 है। क्लियर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास, यहाँ से आ जाएगा ये bd²/6 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आ गया है। अब तो सिर्फ आपने पुट करना है, तो पुट करके देख लीजिएगा यहाँ पर सर। तो शेप फैक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या था सर, ZP/ZE था, बिल्कुल सही था। तो ZP कितना था सर मेरे पास, BD²/4 था। ZE कितना था सर मेरे पास, ZE था BD²/6, तो ये क्या हो जाएगा, 6/BD² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, BD² से BD², यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 6/4 आ जाएगा। तो 6/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 6/4 को लिख सकता हूँ 3/2, 3/2 को लिख सकता हूँ 1.5। तो यहाँ से मुझे किसका शेप फैक्टर मिल गया है सर, आपके रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर मिल गया है। तो यहाँ पर ए उसका क्या हो गया सर, राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, एडिशनल पॉइंट्स भी बताए, वो भी काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के अंदर कि शेप फैक्टर किसका फंक्शन होता है सर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड शेप का होता है। शेप फैक्टर आपका हमेशा क्या होना चाहिए सर, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा डिफरेंट टाइप का क्रॉस सेक्शन नहीं है कि जिसका शेप फैक्टर 1 आए, एक से बड़ा ही आता है। अब ऑप्शन में बचते हैं सर 2.34 और 1.70। इसके लिए आपको एक मैं टेबल लेके आ रहा हूँ, वो टेबल आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। देखिएगा कैसे, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास, कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्या लिए हैं, क्रॉस सेक्शंस लिए हैं और उनके शेप फैक्टर्स। बेटर होगा अगर आप इन वैल्यूज को डायरेक्ट लर्न कर पाओ। क्लियर है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रेक्टेंगुलर सेक्शंस की। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर मैंने अभी बताया कितना होता है सर आपके पास, 1.5 होता है। क्लियर है, उसी तरह से हम बात करते हैं आपके सॉलिड सर्कुलर सेक्शंस की। तो सॉलिड सर्कुलर सेक्शंस का कितना होता है सर आपके पास, 1.7 होता है। ठीक है, कितना होता है सर, 1.7 होता है। अगर हम बात करते हैं आपके ट्रायंगुलर सेक्शंस की, जिसको आप ऐसे वर्टेक्स अपवर्ड बोलते हैं, तो कितना होता है सर आपके पास, 2.34 होता है। क्लियर है, तो ये तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हॉलो सर्कुलर सेक्शंस। सर हॉलो सर्कुलर सेक्शन का 1.7 टाइम्स 1 - k³ बाई 1 - k की पावर 4। अब ये k क्या है सर, k आपके पास एक रेशो है, इट इज द रेशो ऑफ इनर रेशो टू आउटर रेशो। k क्या है सर हमारे पास, लिख सकते हैं k आप फैक्टर है आपके पास जो है सर, इट इज द रेशो ऑफ इनर रेशो, इनर डाया रेशो, इनर डाया टू आउटर डाया, इसका रेशो है। ठीक है, आउटर डाया का रेशो है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके डायमंड सेक्शंस ऐसे रोम्बोस, तो उसका कितना होता है सर आपके पास, 2 होता है। और अगर हम बात करते हैं उसके थिन होलो रोम्बोस की, तो उसका होता है सर आपके पास 1.50 होता है। क्लियर है, अब देखिएगा जब भी आपके पास हम सर्कुलर सेक्शंस की बात करेंगे, तो एक आपके पास होगा सर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, जिसको आप एज ए सर्कुलर बोल सकते हैं। एक होगा सर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, और एक होगा आपके पास थिन सर्कुलर रिंग सॉलिड। तो उसका कितना होगा आपके पास सर, उसका होगा 1.27 होगा। क्लियर है, अब बारी आती है आई सेक्शंस की। अब जो आई सेक्शंस का होता है सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम स्ट्रॉन्गर एक्सिस के लॉन्ग भी देखते हैं और वीकर एक्सिस के लॉन्ग भी देखते हैं। स्ट्रॉन्गर एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे, वीकर एक्सिस बोले तो वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें। क्लियर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कितना आता है सर आपके पास, 1.12 आता है। जबकि बात करते हैं वीकर एक्सिस के लॉन्ग, तो ये कितना आता है सर आपके पास, 1.55 आता है। अब बात की जाए आपके टी सेक्शंस की, तो टी सेक्शंस का कितना होता है सर, 1.90 टू 1.95 होता है। क्लियर है, तो कहीं ना कहीं एसएससी जेईई में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे गए आपसे। क्लियर है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्रॉस सेक्शन दे दिए जाएंगे और उन क्रॉस सेक्शंस में आपसे बोल दिया जाएगा कि बताइएगा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिएगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या बताइएगा कि सबसे बड़ा आपके पास शेप फैक्टर किसका होता है और सबसे छोटा शेप फैक्टर किसका होता है। क्लियर है, तो अगर हम बात करते हैं आपके सबसे स्मॉलेस्ट
जो आपका शेप फैक्टर होता है किस सेक्शंस का होता है सर, होता है आपका आई सेक्शन का अबाउट अ स्ट्रॉन्गर एक्सिस, ये सबसे कम दिखाई दे रहा है, तो आप लिख सकते हैं सर ये क्या है सर, मेरे पास यहाँ पर मिनिमम है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसका है सर, ट्रायंगुलर सेक्शंस, तो इसको मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम ट्रायंगुलर सेक्शंस। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर, अब तो आपको क्लियर ही होगा कि सर 1.7 किसका है सर, जो क्वेश्चन में था आपके पास सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, और 2.34 किसका है सर आपके पास, ट्रायंगुलर सेक्शन का है। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन। आज देखिएगा वो सर्कुलर सेक्शंस की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बात करेंगे, पहले उसने बोला सर 1 तो किसी का नहीं होता है, अगर हम 1.5 देखें तो 1.5 किसका होता है सर आपके पास, सर ये रेक्टेंगुलर का होता है। 2.34 की बात करें सर तो ये किसका होता है सर आपके पास, तो सर ये आपके पास ट्रायंगुलर का होता है। अगर सर हम 1.7 देखें तो सर वो किसका होता है, बचा क्या आपके पास, सर्कुलर बचा है, तो बचा आपके पास सर्कुलर बचा है। ठीक है, तो बिल्कुल हमने बना दिए हैं। एक आपके पास हॉलो सर्कुलर भी होता है भाई। क्लियर है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी सर, आपके एक तो हो गया आपके पास सर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, और दूसरा रहता है आपके पास सर होलो सर्कुलर सेक्शन। तो होलो सर्कुलर सेक्शन कुछ आपके पास इस तरह से बनता है, इसका एक इनर डाया आता है और एक इसका एक आउटर डाया होता है। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ शेप फैक्टर क्या होगा सर आपके पास 1.7 टाइम्स 1 माइनस के की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के की पावर 4। ठीक है, अब सर जो के होता है सर क्या होता है आपके पास, इट इज द रेशो ऑफ इनर डाया, ये इनर डाया का रेशो होता है टू आउटर डाया, आउटर डाया का रेशो होता है। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आज तो आपको दिया गया है सिर्फ सर्कुलर सेक्शन, तो सर्कुलर सेक्शंस का कितना आ गया सर आपके पास 1.7 आ गया है। क्लियर है, अब इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो शेप फैक्टर है, शेप फैक्टर आपको क्या इंडिकेट करता है, ये आपको इंडिकेट करता है आपके सेक्शन की रिजर्व स्ट्रेंथ, और रिजर्व स्ट्रेंथ भी कब, आफ्टर द यील्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम, कि जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम आपका सेक्शन क्या होगा, यील्डिंग होगा, और इस यील्डिंग में जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी उस स्ट्रेंथ आपको क्या इंडिकेट करेगी सर, आपको एक शेयर फैक्टर इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पे देखिएगा शेप फैक्टर, शेयर फैक्टर नहीं सॉरी शेप फैक्टर, शेप फैक्टर क्या होता है सर, टू इंडिकेट द रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन is available after first yielding। ठीक है, ये हो गया है। अब आता है आपके कि जो आपके पास सर शेप फैक्टर होता है, शेप फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। कुछ यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट शेप फैक्टर जो आपको कंफ्यूज करेंगे, सम इंपॉर्टेंट शेप फैक्टर जो है वो कौन कौन से हैं, उनमें से हम बात करेंगे पहले सर आपके सॉलिड सर्कुलर सेक्शंस की। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन को आप एज ए सर्कुलर सेक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही हो गया है। और दूसरा कौन सा हो सकता है आपके पास, हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो सकता है। और नेक्स्ट कौन सा हो सकता है आपके पास, नेक्स्ट हो सकता है लास्ट जो मैंने अभी आपको बताया है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा हो सकता है सर आपके पास, हो सकता है थिन सर्कुलर रिंग सॉलिड, थिन सर्कुलर रिंग सॉलिड, थिन सर्कुलर रिंग सॉलिड।
ठीक है, तो इन तीनों के ही आपको पता होने चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं आपके पास सॉलिड सर्कुलर सेक्शन या एज सर्कुलर सेक्शन तो उसका 1.70 होता है। हॉलो सर्कुलर सेक्शंस का आपके पास सर 1.7 टाइम्स इज 1 माइनस के की पावर क्यूब बाई 1 माइनस के की पावर 4। क्लियर है। अगर मैं थिन सर्कुलर रिंग सॉलिड का बोलता हूं तो इसका सर 1.27 होता है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर मेरे पास डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपके पास कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इन द लोडेड बीम द मोमेंट एट विच फर्स्ट यील्ड अकर इज कॉल्ड यील्ड मोमेंट। बिल्कुल सही कि जैसे ही आपकी बीम के ऊपर कोई लोड आएगा तो उस लोड की वजह से सबसे पहले आपके स्ट्रक्चर्स में क्या अकर होगा सर, मूवमेंट अकर होगा। अब जो मूवमेंट अकर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे आपके पास, एज ए यील्ड मूवमेंट बोलेंगे। क्लियर है। जैसे सपोज कीजिएगा ये मेरा एक स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स के ऊपर कोई मैं क्या लगा दूं सर, लोड लगा दूं, तो इसमें क्या आएगा सर, कुछ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आएगा, यानी कि आपका बीम क्या करने की कोशिश करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा, यानी कि आपके सेक्शंस में मूवमेंट डेवलप्ड होगा। अब जो ये मूवमेंट डेवलप्ड होगा इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आपका यील्ड मूवमेंट बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या स्टेटमेंट होगी सर, आपके पास ट्रू हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इन अ लोडेड बीम the moment at which entire section of the become fully plastic, कि अब जो ये मोमेंट आएगा ये आपके सेक्शंस के पूरे इंटायर सेक्शंस पे आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे आपके पास, एज ए फुली प्लास्टिक बोलेंगे। इसको आप फुली प्लास्टिक तब बोल सकते हैं जब आपका प्लास्टिक मूवमेंट क्या होगा, पूरे के पूरे इंटायर सेक्शंस पे होगा। तो आज जो आपके पास लोड है वो पूरे इंटायर सेक्शन पे है, और जब लोड पूरे इंटायर सेक्शंस पे है तो मूवमेंट भी उसके पूरे इंटायर सेक्शंस पे होगा, उसी को हम क्या बोल सकते हैं सर, फुली प्लास्टिक मूवमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया है सर, स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। अब जब सेक्शन आपका फुली प्लास्टिक है तो आपको उस सेक्शंस को आप दो एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक एक्सिस आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा तो दूसरा आपका न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होगा। अब जो दोनों ही एक्सिस से अबव और बिलो जो भी आपका क्या बनेगा, क्रॉस सेक्शंस बनेगा, वो इक्वली होगा। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं सर, उसी को हम आपका न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस आपकी वो एक्सिस है जो कि आपके सेक्शंस को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ सी स्टेटमेंट की, इन ए फुली प्लास्टिक स्टेज, कि अगर आपका बीम क्या हो, फुली प्लास्टिक स्टेज में हो, तो उस कंडीशन में जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो डिवाइड करती है आपके सेक्शंस को टू इक्वल एरियाज के अंदर। बिल्कुल सही। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर, आपके पास बिल्कुल ट्रू हो गई है। क्लियर है। तो इसका कहने का मतलब क्या है सर, डी इसका राइट आंसर। ये कब पूछा गया था, एसएससी जेई 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। यही क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था और सेम क्वेश्चन यही इवनिंग शिफ्ट में पूछ लिया गया था। उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं सोचा, एग्जामिनर ने क्या किया कि जो पहले शिफ्ट में पेपर दिया था, क्वेश्चन दिया था, वही सेम क्वेश्चंस आपका छाप दिया उसके इवनिंग शिफ्ट के अंदर। देखिएगा क्या बोला है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, कि इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच फर्स्ट यील्ड अकर्स इज कॉल्ड यील्ड मोमेंट। बिल्कुल। सेकंड बोल रहा है कि इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द इंटायर सेक्शन ऑफ द बीम बिकम्स फुली प्लास्टिक इज कॉल्ड प्लास्टिक मोमेंट। ये भी ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन अ फुली प्लास्टिक स्टेज ऑफ द बीम द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड द सेक्शन इन टू सेक्शन इक्वल एरिया, उसको, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, सारी स्टेटमेंट तो सही है। तो ये क्वेश्चंस आपका देखिएगा एक ही शिफ्ट में आपका पेपर क्वेश्चंस क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर डी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द शेप फैक्टर फॉर स्टैंडर्ड रोल्ड बीम सेक्शन वेरीज फ्रॉम। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड रोल्ड बीम सेक्शंस की, तो वेरी करता है आपका कहां से कहां सर, 1.10 टू 1.20 करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो सर मेरे पास स्टैंडर्ड रोल्ड बीम सेक्शन होता है, बीम सेक्शन होता है, इसका जो शेप फैक्टर होता है वो वेरी करता है। वो क्या करता है सर, शेप फैक्टर आपका वेरी करता है। अब जब शेप फैक्टर वेरी करता है सर, वो कहां से कहां वेरी करता है आपके पास सर, वेरी करता है 1.10 टू आपके पास 1.20 के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सही करता है। क्लियर है। और ये भी आपको पता है कि जो सर मेरे पास शेप फैक्टर होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया सर, ए इसका राइट आंसर हो गया है।
क्लियर है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो सर मेरा शेप फैक्टर होता है, शेप फैक्टर क्या होता है सर, शेप फैक्टर इट इज द फंक्शन ऑफ, अभी जो मैंने बताया शेप फैक्टर किस किस का फंक्शन होता है सर, आपके पास क्रॉस सेक्शन का फंक्शन होता है और आपके सर शेप का होता है। क्लियर है। ये क्या इंडिकेट करता है आपको सर, रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन इंडिकेट करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। देखिएगा आपने कौन कौन से सीख लिए हैं सर, आपने तो अभी बताया रेक्टेंगुलर का बताया सर, आपने बिल्कुल बताया। फिर सर आपने किसका बताया, एक सर सर्कुलर का भी आपने बता दिया है, बिल्कुल बता दिया है। इसके अलावा मैंने किसका बताया सर, आपके पास तो हमने तो सुना है कि एक ट्रायंगुलर का भी होता है सर, वर्टेक्स ट्रायंगुलर का भी देख लेते हैं, बिल्कुल। तो इसका अगर मैं शेप फैक्टर की बात करता हूं तो इसका कितना था सर 1.5 था। इसके शेप फैक्टर की बात करते हैं तो सर 1.7 था और इसका शेप फैक्टर की बात करते हैं तो सर 2.34 था। तो आज किसका पूछा गया आपसे, आज तो सर आपका ट्रायंगुलर सेक्शंस का पूछा गया, तो सी भी आ गया सर ट्रायंगुलर सेक्शन। क्लियर है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया सर, यहाँ पर सी हो गया है। क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज क्या बताना आपको, आज बताना है आपका लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल से आपका डाटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट लिखता हूं, तभी इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आपके पास टाइप्स ऑफ बीम की। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे उसके किसकी, लेंथ ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन। लेंथ ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द प्लास्टिक जोन या लेंथ ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन। टाइप्स ऑफ बीम में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके सिंपली सपोर्टेड बीम की। विद पॉइंट लोड बोल दो या कंसंट्रेटेड लोड बोल दो, विद पॉइंट लोड बोल दो या फिर आप कंसंट्रेटेड लोड बोल दो। और दूसरा हम बोलेंगे इसका सिंपली सपोर्टेड बीम। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, उनको भी देखेंगे। विद यूडीएल, यूडीएल बोले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा रहेगा आपके पास कैंटिलीवर, विद पॉइंट लोड बोल दो या कंसंट्रेटेड लोड बोल दो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, तो अगर मैं बात करता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम के, तो इसके दो केस बनते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। एक आपसे रेक्टेंगुलर सेक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है और दूसरा सर आपका आई सेक्शंस के बारे में बोल दिया जाता है, आई सेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आपके लेंथ ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन, तो लेंथ ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड हो तो उस कंडीशंस में कितना होगा सर, तो देखते हैं LP इज इक्वल टू आपके पास L 1 - 1 बाई SF। SF क्या है सर, आपके पास शेप फैक्टर है। क्लियर है। बट जब आपका सिंपली सपोर्टेड विद यूडीएल होगा तो LP इज इक्वल टू L स्क्वायर रूट 1 - 1 बाई SF होगा। ठीक है, बट जब हम कैंटिलीवर की बात करते हैं तो आपका लेंथ ऑफ प्लास्टिक सेक्शंस क्या हो जाएगा सर, L सेम रहेगा आपके पास 1 - 1 बाई SF रहेगा।
क्लियर है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बट कहीं ना कहीं आपका टाइम लगेगा वहां पर, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको ये स्टैंडर्ड रिलेशंस बता रहा हूं जो आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चंस बोल रहा है कि इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड आई सेक्शंस, आपके पास पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, बना लेते हैं सर। सबसे पहले ये मेरे पास हो गया है सिंपली सपोर्टेड। अब उसके साथ उसने क्या बोला है कि जो आपका सिंपली सपोर्टेड है उसको हम एज ए आई सेक्शन की तरह डिजाइन कर रहे हैं, तो ये मेरे पास हो गया सर आई सेक्शंस हो गया है। सिंपली सपोर्टेड है सर, एक एंड से मैं हिंज लगा देता हूं, तो सर दूसरे एंड से मैंने क्या लगा दिया है, यहाँ पर रोलर लगा दिया है। क्लियर है? कुछ इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है उसने बोला है कि विद लोडेड है सेंट्रल लोड, सेंट्रल लोड लगा है आपके पास कुछ W, तो इसको मैं W बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी टोटल लेंथ की, तो टोटल लेंथ कितनी है सर यहाँ पर आपके पास, तो सर ये आपके पास L है, तो ये बिल्कुल आपका सेंटर पे लग रहा है, तो इसकी लेंथ यहाँ से तक यहाँ तक आपको मालूम है, बिल्कुल सर, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको मालूम है, यस सर। तो इसकी लेंथ लिख सकता हूँ मैं सर, ये L/2 हो सकता है, ये सर आपके पास L/2 हो सकता है। अब क्या बोल रहा हो कि आपके पास आई सेक्शन बीम है, ये आई सेक्शन हमने यहाँ पर माना है इसको आई सेक्शन, तो आपको सबसे पहले आई सेक्शन के हम शेप फैक्टर की बात करते हैं, तो कुछ आपके पास क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे क्या था सर L/2, तो यहाँ पे इसके अगर शेप फैक्टर की बात करते हैं तो कुछ हम मेजर एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं, बिल्कुल सही, मेजर एक्सिस होगी आपके पास सर एक्स एक्सिस, बिल्कुल सर एक्स एक्सिस, और कुछ देखते हैं हम सर उसकी वीकर एक्सिस के लॉन्ग, वीकर एक्सिस के लॉन्ग, तो वीकर एक्सिस क्या होगी सर आपके पास वाई वाई होगी। तो देखिएगा मेजर एक्सिस के लॉन्ग कितना था सर इसका शेप फैक्टर, देखिएगा मेजर एक्सिस के लॉन्ग अबाउट स्ट्रॉन्गर एक्सिस के लॉन्ग 1.12 था, और जबकि वीकर एक्सिस के अबाउट 1.55 था, तो हम लिखेंगे 1.12, दोनों देखेंगे और ये भी देखेंगे इसने कहां पर इसको किया है भाई, ठीक है? तो यहाँ पर ये 1.12 हो गया है और वीकर एक्सिस आपके पास 1.55 हो गया है। क्लियर है? इतना आ गया है। अब देखिएगा मुझे लगाना है इसका LP, तो यहाँ पे जब LP फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा सर L 1 - 1/SF, यही फॉर्मूला है सर आपके पास, बिल्कुल है, यानी कि केस आपका फर्स्ट है, पहला ही A टाइप है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इसको सर लेंथ की जगह लेंथ 1 माइनस शेप फैक्टर, अब शेप फैक्टर को मैं क्या रख देता हूँ सर 1.12 रख लेता हूँ, 1.12 रख लेता हूँ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर ये L 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं 100/112 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 112 ऊपर जाएगा, 112 में से 100 गया तो कितना है आपके पास सर ये आ जाएगा सर आपके पास दैट इज 12/12L, L भी तो आएगा, 12L/112 आएगा आपके पास, बिल्कुल। तो किसके आसपास आएगा, 12 को 112 से करेंगे तो आपके इसको दिखेगा, ठीक है? इसको काटेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे 9, तो ये आपके पास क्या आएगा, आपके पास नियर अबाउट L/9 के आसपास आएगा, कुछ इस तरह आएगा आपके पास, ठीक है? इतना आएगा। अब देखिएगा ये तो आपने तब क्या कि सर मेजर एक्सिस के लॉन्ग है, अब यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 1.2 पे भी देख लेते हैं, हम सेकेंड ट्रायल ले लेते हैं, इसका सेकेंड ट्रायल ले लेते हैं। सेकेंड ट्रायल में हम क्या लेते हैं सर इसका शेप फैक्टर, अब सर 1.2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? अभी देख लेते हैं, तो 1.2 के रिस्पेक्ट में कितना आता है आपके पास, तो ये आ जाएगा सर LP इज इक्वल टू L 1 माइनस 1 बाई शेप फैक्टर कितना हो गया सर 1.2 हो गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर, आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपके पास L 1 माइनस 10/12 हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2L/12 हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास L/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर L/6 आ जाएगा, तो L/6 भी कुछ आ रहा है। अब हम और क्या कर दे सर, और बढ़ा दे थोड़ा सा, ठीक है? तो अब हम थर्ड ट्रायल ले लेते हैं, इसका थर्ड ट्रायल ले लेते हैं। थर्ड ट्रायल आपके पास में इसका 1.25 देखता हूँ, अब कितने पे देखता हूँ सर 1.25 पे, तो आपके पास जो LP आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा L 1 माइनस 1/1.25, कुछ इसी तरह से आ जाएगा आपके पास। जो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास L 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 125, कुछ इसी तरह से बनेगा, बिल्कुल। 125 में से 100 गया, आपके पास कितना आया सर 25, तो यहाँ से आएगा 25L/125, कुछ इस तरह से बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे 25 पंजा तो ये L/5 आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर देखूं तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, यही आएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपके पास 1.12 है, आप इस और 1.12 पे आपका L/9 आएगा, ठीक है। आप बढ़ा रहे हो वैल्यू, आपने 1.12 से आपने डायरेक्ट 1.2 की तो आपकी वैल्यू सर L/6 आई, आपने फिर और वैल्यू बढ़ाई सर 1.25 तक गए तो आपका L/5 आया। क्लियर है। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा सर, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है कि इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम, आपके पास ये भी क्या बोल रहा है सर, रेक्टेंगुलर बीम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो बना दीजिएगा कि सर एक रेक्टेंगुलर बीम है, वन एंड से सर मेरे पास वो हिंज है, दूसरे एंड से सर मेरे पास वो रोलर लगा है, ठीक है। और आगे क्या बोला उसने सर, आपके पास सेंट्रल लोड लगा है, तो बिल्कुल लगा है सर, ये सेंट्रल लोड लगा है, सेंट्रल लोड आपके पास W लगा है। अगर मैं बात करता हूं इसकी पूरे की लेंथ, तो पूरी लेंथ कितनी है सर आपके पास, ये L है, यहाँ से तक इसकी लेंथ बात करते हैं, ये L/2 है और ये भी आपके पास L/2 है। तो हम लिख सकते हैं सर L/2 आपके पास, और ये L/2 और ये आपके पास L है। अब देखिएगा रेक्टेंगुलर बीम उसने बोला है, तो आप रेक्टेंगुलर बीम बना सकते हैं, बिल्कुल सर ये मेरे पास रेक्टेंगुलर है, ठीक है। जब रेक्टेंगुलर है आपके पास तो आप बना सकते हैं सर, ये इसकी क्या हो जाएगी सर, ये डेप्थ हो जाएगी, और ये सर इसकी क्या हो जाएगी सर, ये विड्थ हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये D है, ये B है, क्लियर है। अब देखिएगा अगर मैं इसके शेप फैक्टर की बात करता हूं तो इसका शेप फैक्टर कितना होता है सर, 1.5 होता है। केस फर्स्ट है, इसका हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन LP निकालना है, तो LP क्या हो जाएगा सर, L 1 - 1/SF हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर LP इज इक्वल टू L 1 - SF, शेप फैक्टर कितना है सर, 1.5 है, हो गया सर 1.5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 - इसको 10 लिख सकता हूँ, इसको 15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, L, ये आपके पास 15 और 10 है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 5L/15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा सर, L/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई सर, L/3 आ गई है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट उसने क्या बोला है सर, आपका रेक्टेंगुलर बोला है। तो वही तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर होगा तो LP की वैल्यू कितनी होगी सर, आपके पास L/3 होगी। अगर वो आई सेक्शन होगा तो आई सेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम 1.12 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी आपके पास L/9 के आसपास रहेगी। क्लियर है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर है। आई सेक्शन आप चाहो तो इसको क्या देख सकते हो, वीकर एक्सिस के लॉन्ग भी आप देख सकते हो। तो वीकर एक्सिस के लॉन्ग भी क्या बनेगा, ये आपके पास 1.55 है, 155 ये बन जाएगा। 155 में से आप 100 गए, 55 डिवाइडेड बाय 155 L बनेगा, ठीक है, ये आप देख ही सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस में कभी गलती ना करें। अब आता है नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शंस। अभी बताया, बिल्कुल हम बार-बार मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये सर आपके पास वर्टेक्स ट्रायंगुलर वर्टेक्स सेक्शन है, और उसके बाद सर ये मेरे पास सर्कुलर सेक्शन है, बिल्कुल। इसका शेप फैक्टर की बात की थी सर हमने 1.5 था, इसके शेप फैक्टर की बात की थी सर हमारे पास 2.34 था, और इसके शेप फैक्टर की बात की थी सर 1.7 था। आज पूछा है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर का कितना आ गया सर आपका 1.5, सर्कुलर का कितना आ गया सर 1.7 आ गया। क्लियर है, मामला सही हो गया है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि इफ Q इज द लोडेड फैक्टर, शेप फैक्टर, लोड फैक्टर को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है, Q से। शेप फैक्टर को किससे किया है सर, S से। F इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इलास्टिक डिजाइन द फ्लोइंग, आपको यहाँ पे कुछ रिलेशंस बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपके किसकी सर, शेप फैक्टर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, शेप फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो शेप फैक्टर को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है सर, आपका S से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या होता है सर, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट MP/My होता है, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं दैट इज Fy × ZP डिवाइडेड बाय Fy × ZE।
एफ वाई क्या है आपका सेम है, क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इस कंडीशंस में मैं इट इज आल्सो नोन एज जेड ओवर जेड बोल सकता हूँ। क्लियर है? बिल्कुल। अब बारी आती है सर आपकी किसकी, नेक्स्ट शेप फैक्टर आपका क्लियर हो गया है। शेप फैक्टर के बाद हम बात कर लेते हैं आपके लोड फैक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, लोड फैक्टर को मैं यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लोड फैक्टर क्या होता है सर, इट इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो होता है सर आपके पास, अल्टीमेट लोड WU टू द वर्किंग लोड W, या हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट टू द वर्किंग मूवमेंट बोल सकते हैं। क्लियर है, ये भी बोल सकते हैं। अब उसी तरह से हम बात करते हैं आपके शेप फैक्टर की, किसकी बात कर लेते हैं सर हम, शेप फैक्टर की बात कर लेते हैं, सॉरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है सर आपका, F से रिप्रेजेंट किया गया है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस Fy हो गया आपके पास, और उसके बाद यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस F हो गया। क्लियर है, इसी को हम बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों बन गया है। आप चाहो तो इनको बता भी सकते हो कि सर WU क्या लिखा आपने, MP क्या लिखा, प्लास्टिक मूवमेंट टू वर्किंग मूवमेंट, वर्किंग मूवमेंट को आप यहाँ पर W नहीं बोलो, आप M बोलो। क्या बोलो सर आप अपना यहाँ पर M बोलो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सर प्लास्टिक मूवमेंट हो गया है सर आपका ये, और ये हो गया सर आपका वर्किंग मूवमेंट। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे, तो ये क्या हो गया सर Fy सर आपका यील्ड स्ट्रेस हो गया है, इसको मैं यील्ड स्ट्रेस बोल सकता हूं, और इसको सर मैं वर्किंग स्ट्रेस बोल सकता हूं, वर्किंग स्ट्रेस बोल सकता हूं। ठीक है, अब WU की बात कर लेते हैं, तो WU को आप क्या बोल सकते हैं, वर्किंग लोड बोल, अल्टीमेट लोड बोल सकते हैं, अल्टीमेट लोड बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर W की बात करते हैं तो इसको आप वर्किंग लोड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, इसको वर्किंग लोड बोल सकते हैं। क्लियर है, ये सारे आपको इनके नॉमेनक्लेचर्स क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब इनके बीच में एक रिलेशंस है, वो रिलेशन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सर आपके लोड फैक्टर की, तो लोड फैक्टर क्या हो सकता है इस कंडीशंस में, देखिएगा लोड फैक्टर हो सकता है आपके पास, दैट इज हमने बताया सर वर्किंग लोड बाय, सॉरी अल्टीमेट लोड वर्सेस वर्किंग लोड इज कॉल्ड लोड फैक्टर, या बोल सकते हैं प्लास्टिक मूवमेंट टू आपका वर्किंग मूवमेंट। क्लियर है, तो यहाँ पे अब जब बात करेंगे आपके लोड फैक्टर की, दोबारा से अगर मैं यहाँ पे लोड फैक्टर बताना चाहूँ, लोड फैक्टर का अगर मैं रिलेशन बताना चाहूँ, तो देखिएगा लोड फैक्टर Q इज इक्वल टू, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट को क्या लिख सकता था मैं, प्लास्टिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था MP, मैंने आपको बताया था MP हो सकता है आपके पास, दैट इज Fy इंटू ZP हो सकता है, बिल्कुल। तो मैं लिख सकता हूँ प्लास्टिक मूवमेंट को Fy इंटू ZP हो सकता है। क्लियर है, अब उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ वर्किंग स्ट्रेस की, तो वर्किंग स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूँ, वर्किंग लोड को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्किंग लोड को लिख सकता हूँ मैं सर आपका वर्किंग स्ट्रेस इनटू आपका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो इस तरह से क्या आ गया आपके पास सर, लोड फैक्टर आ गया है। क्लियर है, तो लोड फैक्टर क्या हो गया आप देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ आपका Fy बाई F की, तो ये क्या है सर मेरे पास, ये है सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मैं क्या लोड फैक्टर को लिख सकता हूँ सर, लोड फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, लोड फैक्टर को लिख सकते हैं सर आप, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS मल्टीप्लाई बाय ZP बाय ZE, क्या हो गया आपके पास, शेप फैक्टर हो गया, तो उसको मैं SF लिख सकता हूँ। क्लियर है, तो लोड फैक्टर को सर Q से रिप्रेजेंट किया गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सर आपका F से रिप्रेजेंट किया गया है, और शेप फैक्टर को सर आपका S से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ से जो एक रिलेशंस बन के आ गया, वो क्या आ गया सर आपके पास, दैट इज Q इज इक्वल टू S इंटू F आ गया है, यही आ गया आपके पास, या F इंटू S लिख दो। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू दैट इज F मल्टीप्लाई बाय S हो गया, F हो गया आपके पास सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, S हो गया आपके पास शेप फैक्टर हो गया। तो यहाँ से जो मेरा राइट आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया सर, D इसका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है, इतनी बातें तो आपको सर क्लियर हो गई है, क्वेश्चन आपका बन गया है। बट ये हमेशा याद रखना कि जो आपके पास यहाँ पे ये Q है लोड फैक्टर,
लोड फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू शेप फैक्टर। क्लियर है? ये वैलिड है आपके डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो आप लिख सकते हैं इट इज वैलिड फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए। किसके लिए वैलिड है सर? आपका डक्टाइल मटेरियल्स के लिए वैलिड है। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब इसके बाद आता है एक आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होता है। क्या होता है सर आपका? दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड भी होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जिसको आप MOS भी बोल सकते हैं, MOS भी बोल सकते हैं, ये जो वैलिड है आपका सिर्फ ये आपके ब्रिटल मटेरियल के लिए वैलिड है। तो आप लिख सकते हैं वैलिड फॉर ओनली ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है सर, ये क्या होता है? क्वेश्चन तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS क्या होता है? MOS होता है आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। तो आपको क्या मिल जाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। बिल्कुल सही। तो आप लिख सकते हैं FOS -1। क्लियर है? तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए, किसकी बात कर रहे हैं हम? डक्टाइल मटेरियल्स के लिए बात करते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होता है सर आपके पास? सर ये होता है इट इज द रेशो ऑफ, किस का रेशो होता है आपके पास सर? यील्ड स्ट्रेस, यानी कि सर FY अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होता है। क्लियर है? डक्टाइल के लिए। बट जब मैं बात करूंगा आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मैं बात करूंगा आपके ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो क्या होगा? ये भी तो क्वेश्चंस है। तो ये हो जाएगा सर इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड वर्सेस वर्किंग लोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट स्ट्रेस बोल सकते हैं आप। स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी बात कर सकते हैं और आप लोड के कॉरस्पॉन्डिंग भी बात कर सकते हैं। तो अल्टीमेट लोड वर्सेस सर्विस लोड बोल दो या वर्किंग लोड बोल दो। मैं सर्विस लोड लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया है यार। इसी को मैं और भी बोल सकता हूं, और स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम बात कर सकते हैं सर। अल्टीमेट स्ट्रेस वर्सेस, और किसकी बात होगी आपके पास? वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस की जगह आप परमिसिबल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? अपना रिलेशंस फाइंड आउट कर सकता हूं। बिल्कुल सर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं क्या लिख सकता हूं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जो आप बोल रहे हैं सर, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। तो देखिएगा, आपने ये नहीं लेना यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, क्योंकि ये कहां पे वैलिड है आपका? सिर्फ आपका वैलिड है सर डक्टाइल मटेरियल के लिए। आपने लेना ब्रिटल मटेरियल वाला। ठीक है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में यूज करते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये हो जाएगा सर आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज अल्टीमेट लोड वर्सेस क्या हो जाएगा आपके पास? सर्विस लोड बोल दो या वर्किंग लोड भी बोल सकते हैं, -1। आप इसके रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते थे। इसके रिस्पेक्ट में अल्टीमेट स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस -1, और आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं लिख ही देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस -1। तो आपके पास ये रिलेशंस आ जाता है। क्लियर है? तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। यहां से तो आपका आंसर मिल गया है सर, मेरे पास डी इसका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वो क्या बोलता है? क्वेश्चंस बोलता है कि फॉर ए फिक्स एंड बीम लेंथ L, सेंट्रल पॉइंट लोड W, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ W एट कोलैप्स प्लास्टिक मोमेंट ऑफ द बीम MP। बिल्कुल सही। आपके पास ये भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको भी मैं बताऊंगा कि आपके पास एक ये है फिक्स एंड है,
ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ रहा है सर आपके पास, एक कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, बिल्कुल इसके मिड पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। वो क्या है सर आपके पास W है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ डिस्टेंस की सर, ये L/2 हो जाएगा, और इस डिस्टेंस की बात करूंगा सर तो आपके पास L/2 हो जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, कोलैप्स लोड फाइंड आउट करना है। तो कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे सर, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन का यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि टू फाइंड दी कोलैप्स लोड, अगर आपको कोलैप्स लोड फाइंड आउट करना है किसका यूज करना है सर आपको, तो आपको यूज करना है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। तो मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन को मैं क्या लिख देता हूँ, एक्सटर्नल EWT वर्क डन। EW क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन, IW। डी भी लिख देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू किसके हो जाता है, इंटरनल वर्क डन हो जाता है। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है आपके पास, लोड इनटू डिफ्लेक्शन। तो लोड क्या होगा आपके पास, P भी हो सकता है, W भी हो सकता है, तो W इनटू डेल्टा। अगर मैं इंटरनल वर्क डन की बात करता हूं तो क्या होता है सर आपके पास, मोमेंट इनटू रोटेशन, मोमेंट इनटू रोटेशन हो गया थीटा। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये W होगा, डेल्टा होगा, डिफ्लेक्शन में निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास कितने नंबर ऑफ हिंज की लोकेट हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिंज की लोकेशन हो सकती है वो सर आपके कहाँ हो सकती है। सबसे पहले तो आपकी हिंज की लोकेशन हो सकती है फिक्स एंड पे, पहले तो फिक्स एंड पे होगी, A पे होगा और B पे होगा, उसके बाद कहाँ पे होगा सर आपका, C पे होगा, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम दिखाएं, मैकेनिज्म बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा भाई, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा आपके पास, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे ये क्या आ गया सर, डेल्टा आ गया है, तो इसको मैं डेल्टा से बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है सर आपके पास, ये थीटा है, ये भी सर आपके पास थीटा है, क्लियर है। अब यहाँ पे फिक्स एंड है तो यहाँ पर आपका क्या होगा सर, मोमेंट भी डेवलप्ड होगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर इसका मोमेंट बता सकता हूँ, MP हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पे भी सर मोमेंट आ सकता है, MP आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे और देखिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे ये सर आपके पास दैट इज थीटा हो गया है, ये आपके पास सर थीटा हो गया है, ये आपके पास सर MP मोमेंट हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पे भी सर आपके पास क्या हो गया, MP मोमेंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लगाएंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, तो देखिएगा, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास इंटरनल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन क्या है हमारे पास, लोड कितना है सर आपके पास, W है, तो W मल्टीप्लाई बाय डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन क्या है हमारे पास सर, मोमेंट इनटू रोटेशन है हमारे पास। अब देखिएगा यहाँ पे ये डेल्टा कैसे निकलेगा, डेल्टा निकलेगा सर L/2 इंटू थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ W इंटू L/2 थीटा लिख सकता हूँ। मोमेंट कैसे आएगा सर यहाँ पर, MP थीटा और यहाँ पे 2MP थीटा, तो ये हो जाएगा, A पे आया सर MP थीटा, आपके पास सर B पे भी आया MP थीटा, तो इसको भी लिख दीजिएगा MP थीटा। और जब हम बात करते हैं आपकी C की, तो C पे भी सर आपके कितने MP थीटा है सर, 2MP थीटा है, 1MP थीटा और 1MP थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ सर 2MP थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये टोटल कितने MP थीटा आ गए सर, 4MP थीटा आ गए, तो W इंटू L/2 थीटा, L/2 थीटा इज इक्वल टू कितने हो गए सर यहाँ पर, 4MP थीटा हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर थीटा से थीटा तो मेरा कैंसिल हो गया है, बिल्कुल सर कैंसिल हो गया है। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये W फाइंड आउट करना है, क्योंकि कोलैप्स लोड फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ से मेरा पास जो सर W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर आपके पास 8 MP/L हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा आपके 4 MP के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से W कितना आ गया सर मेरे पास 8 MP/L आ गया है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कोलैप्स लोड फाइंड आउट करना है तो वहां पर आपको बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लगाना है, यानी कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। क्लियर है, तो वहां से आपका आ जाएगा। बट आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है, यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ बीम की बात करेंगे हम। पहले टाइप्स ऑफ बीम की बात करेंगे और उनके कोलैप्स की बात करेंगे। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। रिजल्ट याद रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके किसके, सिंपली सपोर्टेड के केस की बात करेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड के कितने केस बनेंगे आपके पास सर, 3 केस बनेंगे। देखिएगा, मैं पहला केस बना रहा हूं, दूसरा केस बना रहा हूं और आपके पास तीसरा केस बना रहा है। ठीक है, तो देखिएगा एक एंड से सर मैं हिंज लगा देता हूं, तो दूसरे एंड से सर मैं यहाँ पर रोलर लगा देता हूं। यहाँ पे भी एक एंड से सर मैं हिंज लगा देता हूं, एक एंड से सर मैं रोलर लगा देता हूं। यहाँ पे भी एक एंड से सर मैं हिंज लगा देता हूं और दूसरे एंड से सर मैं रोलर लगा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे जो लोड आ रहा है, एक बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है इसके, और एक आ रहा है सर इसके कुछ डिस्टेंस पे आ रहा है, कुछ ही डिस्टेंस पे आ रहा है, और तीसरा जो लोड आ रहा है आपके पास एज ए यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करता हूं इसकी लेंथ की, तो सर ये हो गया सर इसकी लेंथ हो जाएगी L, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा सर इसका A, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा सर इसका B। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं ये मेरे पास WC है, एज ए W है आपके पास, और ये भी सर आपके पास एज ए W है, और यहाँ पे भी आपके पास कुछ W किलो न्यूटन पर मीटर का क्या लगा होगा सर, आपका यूडीएल लगा होगा। अब ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ पे है सर, ये L/2 है, और इतना ही डिस्टेंस सर आपका यहाँ पे है, ये भी सर L/2 पे है। ठीक है, इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी सर, L हो जाएगी। क्लियर है, तो आप देखिएगा, अगर आपके पास क्या हो सर, सिंपली सपोर्टेड बीम हो और जो उसका पॉइंट लोड है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है सर, उसके मिड पे एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशंस में आपका कोलैप्स लोड क्या होगा, कोलैप्स लोड को मैं एज ए WC बोलूंगा, तो कोलैप्स लोड हो जाएगा आपके पास सर 4 MP/L हो जाएगा। ठीक है, यानी कि W किसमें कंफर्म हो जाएगा, WC से। आप एज ए W भी लिख सकते हैं। बट अगर लोड आज आपका सेंटर पे नहीं लगा है, वो कुछ ही डिस्टेंस पे लगा है, आपके A डिस्टेंस पे लगा है, तो आप उस कंडीशंस में क्या करोगे। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, दैट इज WC इज इक्वल टू MP/L/AB हो जाएगा, MP/L/AB। अब ये AB है, यहाँ पे इसका पूरा स्पेन होगा A+B, तो हम कर दिया है MP/L/AB। तो L क्या हो सकता है, L इसको मैं लिख सकता हूँ MP, L हो सकता है सर A+B आपके पास डिवाइडेड बाय AB। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्लियर है, बट जब आपके पास यूडीएल की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में आपका कोलैप्स लोड क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा सर आपके पास 8 MP/L हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 MP/L² हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्लियर है, तो तीनों केस किसके थे सर आपके पास, सिंपली सपोर्टेड के केस थे। अब हम जो नेक्स्ट केस बताएंगे वो किसके बताएंगे सर, फिक्स्ड बीम के। अब आ जाओ सर आप फिक्स्ड बीम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये किसके थे आपके पास सर, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे भी आपके 3 केस बनेंगे सर, कौन कौन से, किस देखिएगा, एक एंड सर फिक्स हो, दूसरा एंड भी सर फिक्स हो, एक एंड फिक्स हो, दूसरा एंड फिर फिक्स हो, आपके पास एक एंड फिक्स हो, दूसरा एंड भी फिक्स हो। ये तो आपका केस बना कौन सा सर, इस तरह से हो। ठीक है, अब क्या है सर, एक पे लोड एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सर मिड पे एक्ट कर रहा है, एक सर उसके कुछ डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, और एक यहाँ पे क्या आ रहा है सर, यूडीएल का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं इसको A मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस B मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये L/2 है, और यहाँ से लेके ये L/2 डिस्टेंस पे है। ये आपको मान लेता है ये W है, ये भी W है आपके पास, और ये भी W है। क्लियर है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका भी कोलैप्स लोड फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, पहली कंडीशंस आपके पास, पहला कंडीशन आएगा तो ये तो आपने अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे MP थीटा, यहाँ MP थीटा, यहाँ 2 MP थीटा, तो MP थीटा कितने बने थे आपके पास, 4 MP थीटा बनाने थे।
इधर क्या था तो L/2 इंटू थीटा बना था, तो यहाँ पे WC कितना हो गया सर आपके पास, तो सर ये 8 MP/L हो गया है। क्लियर है, इतना ही आया था, बिल्कुल सर। बट जब आपके किसी ए डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा हो तो वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो वहां पे हो जाएगा सर 2 MPL/AB, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 2 MPL/AB हो जाएगा। वहां पे कितना था, सिंपल MP था, तो L कैसे बनाएंगे हम, MPL हो जाएगा A+B डिवाइडेड बाय AB हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अगर आता है, अगर यूडियल का केस होता है तो यूडियल के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे था यूडियल के केस में 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल, तो WC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास सर 16 MP/L हो जाएगा, 16 MP/L हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर देख लिया। कितने किए आपने सर, 3 और 3 6 कर दिया है। अब आपका प्रॉपर्ट का बचता है, प्रॉपर्ट का भी काफी बारी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो प्रॉपर्ट का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ, रुको। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, तो देखिएगा ये कैसे बनेगा, इसके भी 3 केस बनेंगे, 1 एंड फिक्स हो, ठीक है, दूसरा सर, दूसरा और ये तीसरा। देखिएगा यहाँ पे 1 एंड क्या बना देता हूँ मैं, फिक्स बना देता हूँ, एक एंड सर मैंने क्या कर देता हूँ, रोलर कर देता हूँ। सर 1 एंड इसका फिक्स है, दूसरा एंड सर किसका है, इसका सर रोलर है। ठीक है, 1 एंड सर इसका फिक्स है और दूसरा क्या है सर, इसका रोलर है। ठीक है, एक लोड एक्ट कर रहा है सर बिल्कुल इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है, एक सर इसके मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, एक सर इसके ए डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा होगा, और एक पे सर क्या लग रहा होगा आपका, यूडियल एक्ट कर रहा होगा। तो ये आपका यूडियल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये भी W है और ये भी आपका W है। क्लियर है, तो इस कंडीशंस में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर आपका पहला केस है यानी कि इक्वली डिस्टेंस पे लग रहा है आपके पास, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये सर L/2 डिस्टेंस है और ये सर आपके पास L/2 डिस्टेंस है, ये सर आपके पास A है और ये सर आपके पास B है, और इसकी अगर मैं बात करता हूँ टोटल लेंथ ये L है। ठीक है, और इसकी भी लेंथ है सर आपके पास वो L है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा WC क्या हो जाएगा, तो WC यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 MP/L हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे सर दैट इज 6 MP/L। डायरेक्ट रिजल्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है, नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, MP जो हो जाएगा इस केस में WC इज इक्वल टू MP आपके पास L+B हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर आपका AB हो जाएगा। क्लियर है, बट जब आपका यूडियल का केस हो तो यूडियल के केस में क्या आएगा सर 11.656 11, तो ये जाएगा सर WC इज इक्वल टू 11.656 MP/L² आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो मैंने आपको पहले से ही बोला है कि पहले से ही आप क्या रखना है, इनको याद करके रखना है। क्लियर है, तो इस तरह से हमने भी क्वेश्चंस भी कर लिया है और कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे उनको भी कवर कर लिया है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए बीम व्हिच इज एक्सपीरियंस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे क्या दे दिया है सर आपके पास, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे दिया है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना दे दिया है सर 590.63 किलो न्यूटन दे दिया गया है। आगे क्या बोला उसने, टेक ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब आपको जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिया गया है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर वो आपके पास कितना दिया है सर 1.10 दिया है। एंड यील्ड स्ट्रेंथ बोले तो आपके पास Fy कितना दिया है 250 मेगा पास्कल यानी कि न्यूटन पर mm² दे दिया गया है। क्लियर है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है प्लास्टिक मूवमेंट। तो MP क्या होता है आपके पास सर, MP होता है Fy इंटू ZP होता है। क्लियर है, तो आपको ZP निकालना है, ठीक है, सॉरी MP निकालना है। तो यहाँ से मुझे क्या देखना है पहले सर, कैलकुलेट द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ZP निकालना है। तो MP आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। तो MP कैसे फाइंड आउट होगा, तो MP आप फाइंड आउट कर सकते हैं सर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मल्टीप्लाई बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू आपके पास Fy इंटू ZP हो जाएगा।
क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है सर यहाँ पर आपके पास 590.63 किलो न्यूटन इंटू पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.10 इज इक्वल टू एफ वाई कितना है सर आपके पास 250 है 250 है इंटू जेड पी है। कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, इतना आपका इजीली हो गया है। अब यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 649 समथिंग आ जाएगा। 649 पॉइंट क्या आएगा आपके पास 693 किलो न्यूटन मीटर आ गया इज इक्वल टू किसके आया आपके पास, ये आया 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनटू आपके पास जेड पी। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, किलो न्यूटन है। किलो न्यूटन को न्यूटन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर को mm कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 649.693 इंटू 10⁻⁶ किलो न्यूटन की जगह न्यूटन बन गया है और न्यूटन मीटर की जगह क्या बन गया है सर आपका mm बन गया है इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनटू जेड पी। क्लियर है, ये आ गया आपके पास यहाँ पर, बिल्कुल आ गया है। अब क्या होगा सर यहाँ पर देखिएगा न्यूटन से न्यूटन तो कैंसिल हो जाएगा, mm क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो जेड पी क्या हो जाएगा सर हमारे पास, जेड पी हो जाएगा 649.693 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, ये भी किसमें था सर न्यूटन पर mm स्क्वायर में, भी पूरा लिख देता हूं। और ये किसमें है सर आपका न्यूटन mm में है। ठीक है, तो यहां से ये कैंसल आउट हो गया सर आपका, न्यूटन से न्यूटन कैंसल आउट हो गया है। ये आपका सर ऊपर चला जाएगा तो क्यूब बन जाएगा। तो जेड पी जो हमारे पास आएगा वो जेड पी कितना है आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज 2 पॉइंट समथिंग 9897 कुछ समथिंग यही आ गया। इसको कैल्सी करना पड़ेगा भाई, कैल्सी कीजिएगा 649.693 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 250 कितना आया आपके पास 2598। तो ये बनेगा आपके पास कुछ देखिएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा सर 2598772 mm क्यूब बन गया आपके पास। आपको सेंटीमीटर में चाहिए, आप डिवाइडेड बाय 100 कीजिएगा। 100 करेंगे आपके पास तो जेड पी कितना आ जाएगा, तो जेड पी आ जाएगा सर 2598.77 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर कितना आ गया सर आपका डी, इसका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है, ओके हो गया है। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर कैरीज, कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया है, आप बना लीजिएगा सर ये सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है सर, एक एंड में इसका हिंज बना देता हूं और एक एंड पे सर मैं इसका रोलर लगा देता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास क्या है, कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। कितना लोड है सर आपके पास, ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर है। कितना स्पैन लेंथ है सर आपके पास, सर 6 मीटर का स्पैन लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं सर दैट इज 6 मीटर का स्पैन लेंथ है। आपको क्या निकालना है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द निकालना है। तो जहां पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहीं पे आपका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होगा, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपके प्लास्टिक मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा आपके पास, तो आ जाएगा दैट इज, देखिएगा अब निकालना है सिंपल, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट इज इक्वल टू WL²/8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। W कितना है सर 25 है आपके पास, 25 किलो न्यूटन मीटर है। उसके बाद हमारे पास लेंथ कितना है, मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आप 8 कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे कितना है आपके पास 25 × 36 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो यहाँ से आएगा 112.5। यही आया ना भाई, यही आया मेरे पास। तो दैट इज 25 × 36 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर 112.5 112.5
किलो न्यूटन मीटर आ गया है। क्लियर है? तो यहाँ से जो मेरा राइट आंसर आ गया है वो क्या आ गया सर आपके पास 112.4 पॉइंट, यानी कि ये आ रहा है आपके पास नियर अबाउट। तो डी इसका क्या हो गया सर, राइट आंसर हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं आपके प्लास्टिक एनालिसिस के, उसको हमने एक ही पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश की है और वहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है डियर। क्लियर है? बेटर होगा अगर आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और नोट्स के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है उनको भी आप नोट करते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।